पहले मैं आर्य बाइक की इंदौर की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे को इस पेज पर बोलने का मौका दिया। मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम प्रखर गर्ग है और मैं YCB लेवल 3 योगा सर्टिफाइड हूँ। और आज मैं आपको नींद और आपसे जुड़े योग के बारे में बताऊँगा। तो नींद आज के टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, लोगों को नींद आती नहीं है। तो क्या करें इसके लिए, और लोगों में इतना तनाव बढ़ रहा है, तो उससे कैसे बचा जाए, इस पूरे सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमको करना चाहिए और क्या हमको नहीं करना चाहिए। तो इस सेशन को पूरे लास्ट तक हम देखते रहेंगे। अभी हम शांति पाठ के साथ स्टार्ट करेंगे। तो पीठ सीधी कर लेंगे, कंधे ढीले कर लेंगे, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में आपके हार्ट सेंटर पे आएगा। एक गहरी सांस लेंगे। ओम जेंटली प्लेस द पाम्स। अपनी हथेलियों को अपने घुटने पर रख लेंगे और धीरे धीरे आप खोलेंगे। तो नींद के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि नींद क्यों नहीं आती है, उसके कारण को समझ लेते हैं। क्योंकि अगर हम सिम्टम पर काम करेंगे तो वो वापस से किसी और रूप में वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर हम वहीं पे उसके कॉज पे बात करेंगे तो पॉसिबिलिटी ये हो जाती है कि हम उसको जड़ से ख़त्म कर देते हैं। तो योग में हम उसको जड़ से ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए हम उसके सिम्टम को ना पकड़ के हम उसके रीज़न को पकड़ेंगे, कॉज को पकड़ेंगे। तो जो तनाव होता है, जो निद्रा अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है, तो वो होने के क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या परेशानियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमको नींद नहीं आती है। तो सबसे पहली बात, अगर हम मन के लेवल पे देखेंगे तो मन के लेवल पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर हमारे अंदर किसी चीज़ का डर है तो हमको नींद नहीं आएगी। अगर हमको किसी चीज़ की इच्छा है, इच्छा इन सेंस कि कल मेरे को ये चीज़ मिल जाएगी तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और फिर मेरे साथ ये होगा वो होगा, तो हम क्या फ्यूचर में स्टक हो जाते हैं। हम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। तो होता ये है कि हमारा जो ब्रेन है ज़्यादा ओवर एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमको नींद नहीं आती है। अगर हमको किसी चीज़ का डर है, डर मतलब कोई चीज़ अगर हमसे छिन जाए, ठीक है, उस चीज़ का डर, तो योग में बोला है यम, जो अष्टांग योग का पहला लिंब यम है, यम में बोला है अपरिग्रह। तो उसमें ये कहा है कि आप उतनी ही चीज़ें अपने पास रखिए जितनी की आपको ज़रूरत है, वरना यही सारी दिक्कतें होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि आपके पास कोई सामान रखा हुआ है आसपास में और आप ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं। अब आप मन में ये सोच रहे हैं कि कहीं वो मेरी चीज़ चोरी ना हो जाए, ठीक है, या फिर मेरे को वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो डर क्रिएट करती हैं। या फिर हम किसी चीज़ से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, तो अटैचमेंट में हम उसी चीज़ के बारे में पूरे टाइम सोचते रहते हैं। तो जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं तो दिमाग हमारा, पूरी बॉडी उसी तरह से हमारा काम करने लगता है, ठीक है। तो मन के लेवल पे ये कुछ बातें थी। अब हम शरीर के लेवल पे और देख लेते हैं कि शरीर के लेवल पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से हमको नींद आने में परेशानी होती है। अगर किसी के वात बढ़ जाए, वात दोष, जैसे 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, अगर किसी के शरीर में वात बढ़ जाए तो उसको नींद की परेशानी होगी। अगर उसके शरीर में पित्त बढ़ जाए, पित्त मतलब कि एसिडिटी वगैरह हो जाए, ठीक है, या इंडाइजेशन या गैस्ट्रिक फायर बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो सारी चीज़ें क्या करती है कि नींद को डिस्टर्ब कर देती है। लास्ट तक जाते जाते मैं पूरे सबके रेमेडीज़ बताऊंगा, तो आप लास्ट तक इस सेशन को देखते रहेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि वात बढ़ने से नींद डिस्टर्ब होती है,
पित्त बढ़ने से डिस्टर्ब होती है। लेकिन अगर ये दोनों ही चीज़ एक साथ बढ़ जाए तो बहुत बुरी चीज़ें होने लग जाती हैं। ठीक है, तो शरीर के लेवल पे इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये नींद को डिस्टर्ब करेगी। दूसरा, हमारा जैसे आजकल का गलत खान पीन हो रहा है, गलत दिनचर्या हो रही है, रात रात में हम जाग रहे हैं, तो हम अपनी नींद को खुद ही ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ से हमको कैसे बचना है वो मैं आपको इस पूरे सेशन में बताऊंगा। और क्या कारण हो सकते हैं कि अगर किसी के हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए, मेल फीमेल, फीमेल में ज़्यादा होता है इसीलिए उनको नींद की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, मेल में भी होता है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी नींद ज़्यादा इफेक्ट करने लग जाती है। ठीक है, अब हम इसमें कौन से आसन करने चाहिए, कौन से प्राणायाम करने चाहिए, उसका एक बार ओवरव्यू देखें कि हम डेली रूटीन में आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आसन प्राणायाम करने के बाद मैं आपको कुछ रिचुअल्स बताऊंगा, वात पित्त को कम कैसे करना है मैं वो बताऊंगा, तो आप इसको देखते हैं। अभी हम शुरुआत करेंगे सूर्य नमस्कार के साथ। तो सूर्य नमस्कार करना इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है कि होगा ये कि आपकी बॉडी एनर्जाइज हो जाएगी। अगर आप इसको सुबह के टाइम कर रहे हैं तो ये बहुत सही है, शाम के टाइम भी करते हैं, लेकिन अगर नींद वाले अगर कर रहे हैं तो रात के टाइम या शाम के टाइम अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, हैवी ड्यूटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसको आप मत करिए। ठीक है, आप उसकी इंटेंसिटी को कम कर दीजिए या 2 या 3 राउंड ही करिए। क्या होगा, क्या होगा इससे कि आप ज़्यादा एनर्जाइज हो जाएंगे। ज़्यादा एनर्जाइज हो जाएंगे तो रात को आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर आप यही काम सुबह में करेंगे तो सुबह करने से आपको पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी और रात तक आते 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 डाउन हो जाएगी और वो आप सही से कर पाएंगे, फिर सही से आप सो पाएंगे। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार करने के लिए आप अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे, सम स्थिति ले लेंगे। सम स्थिति मतलब दोनों पैर मिले रहेंगे, घुटने एड़ियाँ मिली रहेंगी, हाथ आपके कमर के पास सीधे, दोनों हाथों को जोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर एक और बार गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। अभी श्वास भरते हुए हस्तोत्थान आसन करेंगे कि दोनों हाथ आपके ऊपर की ओर तनेंगे, आपका कमर से ऊपर का हिस्सा पीछे की तरफ धकेला जाएगा, दोनों हाथ कान से मिले रहेंगे, एड़ियाँ और घुटने और आपके एल्बो बेंड नहीं कर रहे। फिर कमर से आपको धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए घुटना है, धीरे धीरे आपको शुरुआत धीरे धीरे करनी है, जिससे कि आपकी जो जॉइंट्स हैं वो स्ट्रेच होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब आप आएंगे, इसको बोलते हैं, तो देखिए ब्लड का फ्लो हो रहा है ब्रेन की तरफ। जब ब्लड का फ्लो ब्रेन की तरफ हो जाएगा तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब अपने लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ लेके गया मैं, लेफ्ट नी को अपने उल्टे घुटने को पहले ज़मीन पर लगाया, कमर को नीचे दबाया, श्वास भरी और ऊपर दिखाया। फिर मैंने दोनों पैर एक साथ पीछे लेके गया, इस तरह से दंड आसन की स्थिति मैंने ली, जिसको बोलते हैं प्लैंक पोज। कई जगह पर इस तरह से पर्वत आसन जो 5th स्टेप होता है वो पर्वत आसन भी कराया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दंड आसन करवा रहा हूँ क्योंकि दोनों ही सही हैं और दोनों ही कराए जाते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट में दोनों ही कराए जाते हैं। उसके बाद मैंने अपने घुटने ज़मीन पर रखे, सांस होल्ड करी, चेस्ट और चिन ज़मीन पर रखा, अपनी कोहनियों को मैं अपने शरीर के पास लूँगा, अपने पेल्विक को, अपनी कमर को मैं ऊपर उठाऊँगा और अपनी चिन को मैं ज़मीन से लगा के रखूँगा। इसको बोलते हैं अष्टांग नमस्कार आसन। 8 अंग इसमें शरीर के ज़मीन से लगे हुए हैं। थोड़ा सा आगे स्लाइड किया, श्वास भरते हुए मैं ऊपर आया, भुजंग आसन की स्थिति में। यहाँ पे आपको कंधे ऊपर नहीं उचकाने, कंधे रखने ढीले एकदम, कोहनियाँ शरीर से मिली हुई और एड़ियाँ एक दूसरे से मिली हुई। फिर
सांस छोड़ते हुए आपने अपनी कमर को ऊपर उठाया, एड़ी को जमीन पर लगाया। अब आप अपनी हथेली के बीच में भी देख सकते हैं और अपने पैर के अंगूठे पे भी देख सकते हैं। तो आपने अगर सामने देखा तो आपकी जो स्पाइन है वो काफ़ी हद तक सीधी होने लग जाएगी। इस स्थिति को थोड़ा होल्ड करा। अभी फिर हमने लेफ्ट लेग को ही अपनी दोनों हथेलियों के बीच में दिया, राइट नी को ग्राउंड पर रखा, कमर को नीचे दबाया, श्वास भरी, ऊपर की ओर देखा, अश्व संचालन। फिर दोनों पैर एक साथ हथेली के बीच में, जो हमारा थर्ड स्टेप था, पाद हस्तासन। पाद मतलब पैर, हस्त मतलब हाथ, दोनों एक साथ मिलाए तो पाद हस्तासन। जब भी हम आगे की तरफ बेंड करेंगे कमर से तो श्वास छूटी रहेगी। अभी श्वास बढ़ते हुए हस्तोत्तान, हाथों को ताना ऊपर की ओर, पीछे की ओर ले गए, कमर को आगे धकेला और फिर नमस्कार की मुद्रा। तो ये था एक सूर्य नमस्कार करने का। अभी हम इसके 2 राउंड और कर लेते हैं। मैं 2 राउंड इसीलिए ही करा रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। 1, दोनों हाथ ऊपर उठाए, पीछे की ओर ले गए, कमर को आगे धकेला, श्वास छोड़ी, श्वास छोड़ते हुए कमर से नीचे झुका, आगे की ओर देखने की कोशिश करी जिससे मेरी पीठ सीधी रहेगी। हाथ मैंने अपनी एड़ियों के पास रख लिए। लेफ्ट लेग को मैं पीछे ले गया, अपने उल्टे घुटने को मैंने जमीन पर लगाया, कमर को नीचे पीछे लेके गया। इस तरह से प्लैंक पोज मैंने बनाया। यहाँ पे होता ये है कि कई लोग इस तरह से करते हैं, कई लोग इस तरह से करते हैं। आपको बिल्कुल कंधे से लेके और एड़ी तक इनलाइन रहना है और हाथों की हथेली की जो डिस्टेंस रहेगी वो आपके शोल्डर के जितनी ही रहेगी। उसके बाद आप अपने घुटने, फिर छाती और फिर चिन को जमीन पर रखेंगे इस तरह से कि आपकी कमर ऊपर उठी रहेगी, आपकी दोनों एल्बो आपके शरीर से मिली रहेगी। अष्टांग नमस्कार। श्वास भरी भुजंगासन। श्वास भरी पर्वतासन। लेफ्ट लेग को दोनों हथेली के बीच में लेके आया, अश्व संचालन। श्वास भरी, श्वास छोड़ी, दोनों हाथ मेरे पैर के पास नीचे, पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए ऊपर आया, हस्तोत्तानासन और नमस्कार आसन। हस्तोत्तानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालन आसन, दंडासन। इसके बाद अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन। तो मैंने 5 और 8 जो हमारा दंड आसन था और पर्वतासन था उसमें मैंने कुछ देर होल्ड किया। उसके बाद अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, हस्तोत्तान आसन, नमस्कार आसन। अभी मैं उत्कट आसन की स्थिति से शवासन की स्थिति में आ जाऊंगा। उत्कट आसन मतलब आप अपनी एड़ियों को उठाएंगे, एक चेयर के जैसे अपने शरीर को बेंड करेंगे इस तरह से और धीरे धीरे आप अपने घुटनों को मोड़ते हुए सामने की तरफ देखते हुए और आप की स्थिति में लेट जाएंगे। ब्रेथ को थोड़ा सा नॉर्मल होने देंगे, ब्रेथ की तरफ बस अवेयरनेस रखेंगे। अपने शरीर को इस तरह से ढीला छोड़ेंगे कि आपके जो दोनों पैर हैं, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, हथेलियाँ आसमान की ओर देखती हुई, आंखें बंद, कंधे ढीले, पीठ सीधी। जहाँ जहाँ पे भी आपको तनाव, खिंचाव
किसी भी तरह की सेंसेशन आ रही है उस जगह पे आप अपने अवेयरनेस को लेके जाएंगे, अपनी ध्यान को लेके जाएंगे। होता ये है कि जहाँ पे हम अपना ध्यान लेके जाते हैं, जहाँ हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, सारी की सारी एनर्जी हमारे शरीर की उधर ही फोकस हो जाती है, तो जिससे ज़्यादा हमको लाभ मिलता है। तो योग में हम करेंगे ये कि एक तो ब्रेथ को अपना फोकस रखेंगे, दूसरा अपनी अवेयरनेस को अपने शरीर के उन पॉइंट्स पे लेके आएंगे जिन पॉइंट्स पे जो पॉइंट्स हमारे आसन करते समय यूज़ हो रहे हैं। इस तरह से मैं लेटूंगा थोड़ी देर, पैर के अंगूठे से लेके कमर तक मैंने अपनी पूरे पैर को देखा, फिर उल्टे पैर के अंगूठे से लेके उल्टी कमर तक मैंने अपने शरीर को देखा, सीधे हाथ को देखा, सीधे उल्टे हाथ को देखा, पीठ को देखा, पेट को देखा, और मैंने फेस को देखा। फिर अब ब्रेथ पे मैं फोकस लेके आया। अब जब आप इसमें से उठेंगे तो आप सबसे पहले तो अपने दोनों पैरों को मिलाएंगे, हाथों को सीधा करके शरीर को तानेंगे। तानने के बाद अपने राइट नी को बेंड करेंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाएंगे और इस तरह करवट लेते हुए आप उठेंगे। अगर आप डायरेक्ट उठते हैं तो आपको पीठ में दर्द होने की परेशानी हो सकती है। अब यहाँ पे मैंने आपको सूर्य नमस्कार करके बताया। अभी योग में कुछ रूल्स होते हैं, वो हम अगर हम शरीर अगर हम से सांस छोड़ेंगे, अगर कर्ल की तरह आ रहे हैं तो हम श्वास भरेंगे, अगर हमने ट्विस्ट की बॉडी को तो श्वास छोड़ेंगे, और अगर हमने साइड बेंड करिया तो भी हम श्वास छोड़ेंगे। मतलब हमको श्वास भरनी सिर्फ एक ही कंडीशन में, अगर हमारा शरीर कमर से पीछे की तरफ जा रहा है। वरना हमको, अगर हम आगे जा रहे हैं, अगर हम ट्विस्ट कर रहे हैं, अगर हम साइड बेंड कर रहे हैं, तो हमको श्वास छोड़नी है। ठीक है, एक रूल ये हुआ। दूसरा हम बात कर रहे थे ये जनरेट कहाँ से होती हैं? हमारे दिमाग से होती हैं, हमारे नर्वस सिस्टम से होती हैं। अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको कैसे एक्टिवेट किया जाए, कैसे उसको सही किया जाए, कैसे जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको एक्टिवेट किया जाए, तो सबसे बेस्ट ये ऑप्शन होता है कि उसकी तरफ अपने ब्लड का फ्लो बढ़ा दो। ब्लड का फ्लो बढ़ा दो मतलब देखिए, आपका जो ब्रेन होता है वो कनेक्ट होता है आपके स्पाइन से, तो आपका स्पाइन जितना फ्लेक्सिबल रहेगा उतने तो आप यंग रहेंगे। ठीक है, और जितना वो फ्लेक्सिबल रहेगा, जितना वो लचीला रहेगा, उतना ही आपका दिमाग ज़्यादा नॉरिश होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो हमको करना ये है कि अपने दिमाग की तरफ अपने ब्लड को फ्लो करना है, दूसरा हमको अपनी फ्लेक्सिबल करनी है स्पाइन। तो ये दो चीज़ अगर हम करेंगे तो हमको नींद भी बढ़िया आएगी और हमको क्या कहते हैं, तनाव भी नहीं होगा। ठीक है, तो आसन कुछ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको लेटने वाले आसन बता देता हूँ। तो ब्लड का फ्लो लेटने वाले आसन, जो सुपाइन लाइन आसन बोलते हैं जिनको, उसमें किस तरह से हो सकता है। पहले मैं बताऊंगा अर्ध हल आसन। अर्ध हल आसन, धीरे धीरे अपने पैरों को 30 डिग्री उठाएं, कंधों को ढीला करें, हथेलियाँ आपकी ज़मीन की तरफ देखती हुई। फिर आपने 60 डिग्री तक उठाया, कंधों को चेक किया, कंधे ढीले किए, उत्तान पादासन में आए आप। फिर और आप ऊपर आए, 90 डिग्री आपने बनाया, कंधे पूरी तरह से ढीले, शरीर एकदम ढीला, और आपका जो पैर है वो ऊपर की ओर 90 डिग्री उठा हुआ है। तो इससे होगा ये कि पैर से जो भी ब्लड आ रहा है वो आपके ऊपर की ओर सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी वर्क कर रही है। तो पैर की एड़ियों से, पैर के तले से लेके जितना भी खून होगा वो सब पहले तो ऊपर की ओर आएगा। ठीक है, तो एक आसन तो हो गया ये अर्ध हल आसन। यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आप उत्तान पादासन पे भी रह जाते हैं, उत्तान मतलब उठाना, पाद मतलब पैरों को उठाना, तो अगर यहाँ पे भी रहते हैं तो देखिए ग्रेविटी तो यहाँ पे भी वर्क कर रही है। ठीक है, आपके ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई तो अभी भी हो रही है। तो अभी हम बात कर रहे थे अर्ध हलासन की,
जो कि था ये। मैं वापस श्वास भरते हुए अपने पैरों को नीचे लेके आऊँगा, धीरे धीरे लेके आऊँगा। योग करते समय हम हमेशा याद रखेंगे, आसन करते समय याद रखेंगे, जिस तरह से हम आसन में गए उसी तरह से हम आसन से लौटेंगे। ऐसे नहीं कि हम आसन में गए और हमने शरीर को पटकते हुए वापस आ गए, ऐसा नहीं करना। धीरे धीरे फिर से मैंने अपने पैरों को ऊपर उठाया, 30 डिग्री कंधे ढीले किए, 60 डिग्री कंधे ढीले किए, 90 डिग्री कंधे ढीले किए। अर्ध हलासन हुआ है तो यहाँ पे मैं पूर्ण हलासन भी कराऊंगा। अब ये वो लोग ना करें जिनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वरना उनको और ज़्यादा दिक्कत होगी। अपने पैरों को थोड़ा सा मैंने पीछे लिया और अपने हाथों को मैंने सीधे कर लिया। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मैंने अपने पैरों को पीछे की तरफ जमीन से मिला दिया। पैर एकदम सीधे, घुटने एकदम सीधे, ठीक है। और फिर थोड़ी देर होल्ड करने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा श्वास भरते हुए। देखिए, मैं इस वाले आसन में गया तो बहुत ही धीरे धीरे इस आसन में गया और आया तो भी मैं बहुत ही धीरे धीरे आया, ठीक है। तो हमको हमेशा याद रखना है कि जब अगर हम आसन में जाएंगे धीरे धीरे जाएंगे, आएंगे तो धीरे धीरे आएंगे, और अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम उस आसन को होल्ड करेंगे। अभी इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ विपरीत करनी। पैरों को ऊपर उठाया, 90 डिग्री तक अर्ध हलासन की स्थिति ली, उंगली का सपोर्ट लिया, पैरों को हल्का सा पीछे किया। आपके जो हिप्स हैं, जब ये इस तरह से फ्री हो जाए, आपके हाथ जब इस तरह से फ्री हो जाएंगे तो आप अपने हाथ का सपोर्ट अपने कमर पे लेंगे और अपने पैरों को सीधा कर देंगे। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसको करते हैं तो ये वैसे तो एक टाइप की मुद्रा है, जैसे हठ योग प्रतिपिका में जो 10 है उसमें ये एक मुद्रा है। तो इसमें जो ब्लड का फ्लो है वो आएगा पैरों से लेके और सिर तक। और मैंने अभी आपको बताया कि सिर की तरफ ब्लड का फ्लो कराना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ब्रेन है वो ज़्यादा अच्छे से काम करे, आपको अच्छी सी नींद आए, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप आएंगे वापस, पैरों को पीछे लिया, हाथ सीधे कर लिए, शरीर को पटकना नहीं है। मेरुदंड, आपका जो स्पाइन है, उसके हर एक वर्टिब्रल कॉलम को आप ज़मीन पर रखेंगे। पहले थोरेसिक रखा, फिर लंबार रखा, फिर सैक्रम रखा, और फिर अर्धहलासन को आप छोड़ते हुए शिथिल अपने शरीर को कर देंगे। तो ये था विपरीत करनी। अभी विपरीत करनी के अलावा एक हम आसन इसमें और कर सकते हैं, वो है सर्वांग आसन। वापस हम पैरों को ऊपर उठाएंगे, अर्धहलासन की स्थिति लेंगे, पैर को पीछे लेंगे। अब पैर को इतना पीछे लेना है कि आपकी ये जो पीठ है, आपकी जो पीठ का हिस्सा है वो पूरा 90 डिग्री बना ले। आप अपने थोरेसिक बोन पर, जो आपका स्पाइन का मिडल पोर्शन होता है, उस पर आप हाथ लगाएंगे इस तरह से और अपने पैर को सीधा कर देंगे। तो आप यहाँ पे गर्दन से 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, इस स्थिति को आप 2 मिनट तक अगर होल्ड रखते हैं तो ये नींद के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। हाँ, थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। ठीक है, अब धीरे धीरे आप अपने पैरों को पीछे लेंगे और वापस नीचे आ जाएंगे। अर्धहलासन की स्थिति ली, वापस पैरों को धीरे धीरे नीचे लेके आने। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर मैंने सर्वांग आसन किया
सर्वांग आसन करने के तुरंत बाद मेरे को मत्स्य आसन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वरना मेरे ये जो गर्दन का अलाइनमेंट है वो ख़राब होगा, जो मेरे को सर्वाइकल है वो पेन करेगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए मैंने अभी जैसे यूं गर्दन करी, अब मैं पीछे की तरफ गर्दन करूँगा। तो गर्दन करने के लिए आप इस तरह से पद्मासन बनाएंगे और अपने हाथ का सपोर्ट लेते हुए इस तरह से फिश पोज जिसको बोलते हैं, मत्स्य आसन, आप उस स्थिति में आ जाएंगे। तो ये थायराइड के लिए भी अच्छा है और नींद के लिए भी अच्छा है। तो इस स्थिति को होल्ड करेंगे कुछ देर और फिर वापस आप आसन को छोड़ देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा हूँ जिससे कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ। मैंने अभी तक क्या बताया? सबसे पहले हमने सूर्य नमस्कार किया, उसके बाद मैं शवासन में लेके गया, फिर मैंने उत्तान पाद से आसन लेके गया, पूरा आसन लगाया, फिर मैंने विवेक आसन लगाया, उसका वो करा मैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, तो आपका जो ब्रेन है वो अच्छे से काम करेगा, तो आपको नींद अच्छी आएगी, आप तनाव फ्री रहेंगे। तो उसके लिए आपको एक साइड बेंडिंग भी करनी पड़ेगी और आपको एक ट्विस्टिंग भी करनी पड़ेगी। तो ट्विस्टिंग करने के लिए आप क्या करेंगे? आप इस तरह से वापस कमर के बल, पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथ फैला लेंगे, पैरों में थोड़ा सा अंतर। अभी आप अपने सीधे घुटने को जमीन पे लेके आएंगे और उल्टे घुटने को आप अपने सीधे पैर के निचले तले पे लेके आएंगे, हाथ बिल्कुल सीधा। और आप जिस साइड आपने ट्विस्ट लिया उसके दूसरे साइड आपको इस तरह से देखना है। देखना इन सेंस कि आपको फेस उधर कर लेना है, लेकिन आंखें बंद करनी है। आंखें बंद इसलिए मैं करवा रहा हूँ जिससे कि आप अपनी पूरी अवेयरनेस अपनी स्पाइन पे ला सकें। मैंने जैसे बताया था, जहाँ आप अपनी अवेयरनेस लेके जाते हैं वहाँ आपकी पूरी एनर्जी कंसंट्रेट हो जाती है, वहाँ पूरी फोकस हो जाती है। तो आपकी सारी एनर्जी इस समय है आपके स्पाइन पर, तो वो डबल ट्रिपल काम करेगी, आपके स्पाइन को ज़्यादा फ्लेक्सिबल जल्दी से जल्दी बनाएगी, तो आपका नर्वस सिस्टम इससे अच्छा होगा। मैंने शुरू में बताया था कि अगर आप ट्विस्ट कर रहे हैं तो आपको श्वास छोड़नी है। अभी श्वास भरते हुए वापस और श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड, और फिर वापस। अभी पैर मैंने सीधे कर लिए। इसके बाद हम करेंगे सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को घुटने मैंने मोड़ लिए, मेरी एड़ियाँ मेरे हिप्स के पास है, हाथ सीधे हैं। अभी धीरे धीरे मैंने श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाया, कमर को ऊपर उठाया, मैं इस स्थिति में आया। मैंने जब अर्ध हलासन किया था तो मेरे ब्लड का जो फ्लो था वो मेरे यहाँ तक आ गया था। अब उस फ्लो को मैं और ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, ये कर दिया, सेतु बंद आसन, द ब्रिज पोज। आसन अटेंड करने के लिए बाद 3 से 5 सेकंड आप ब्रेथ को होल्ड रख सकते हैं और फिर अपनी ब्रेथ को नॉर्मल कर देंगे। फिर जब आसन छोड़ेंगे तो ये वाला आसन छोड़ते समय आप श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। अब इसका काउंटर पोज भी कर लेते हैं। तो काउंटर पोज होता है पवन मुक्त आसन। इस तरह से आपने अपने पैर के घुटनों को अपने छाती तक लेके आएंगे, हथेलियों से आप फिंगर लॉक करते हुए आपकी ये जो टीबिया बोन है उस पर प्लेस करेंगे और श्वास छोड़ेंगे पूरी, और अपने चिन को अपने घुटनों के बीच में लगा देंगे। अपने पैर का ये जो पोर्शन है उसको सामने की तरफ कर देंगे एड़ी से। मैं इसको ज़्यादा ज़्यादा नहीं करके दिखा रहा हूँ। अभी इसको 30 से 1 मिनट हम होल्ड करेंगे, 30 सेकेंड मिनिमम से 1 मिनट तक हम होल्ड करेंगे। अगर किसी को सर्वाइकल की दिक्कत है, किसी को गर्दन में दर्द है, तो वो इस तरह से अपनी गर्दन को रख सकते हैं।
ठीक है। और नहीं है तो आप इस तरह से नॉर्मल रहिए। इस आसन को अटेन कर लेने के बाद आप अपनी ब्रेथ को नॉर्मल कर देंगे और फिर वापस आते समय श्वास लेंगे। फिर जैसे हम आसन में गए थे उसके रिवर्स में ही हम वापस आएंगे। मैंने सबसे पहले अपनी फिंगर को अनलॉक किया, हाथ सीधे किए, अपने कमर से अपने पैरों को रोल किया और पूरा सीधा हो गया। तो ये थे सुपाइन लाइन के कुछ आसन। अभी मैं प्रो लाइन मतलब आपको पेट के बल लेटने वाले आसन बता देता हूँ। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि करवट लेके ही हमको उठना है और करवट लेके ही इस तरह से हमको स्थिति चेंज करनी है। अभी मैं इस तरह से मकर आसन की स्थिति ले लूँगा। मकर आसन की स्थिति मैंने इसलिए ले ली कि मैं अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करूँगा। आसन का जो होता है वो होता है स्थिर सुखम आसन। तो हमको कोई भी चीज़ जोर ज़बरदस्ती से नहीं करनी है, आराम आराम से चीज़ें करनी है, तो भी चीज़ें हो जाती हैं। अगर मैंने अपने सीधे हाथ की हथेली अपने उल्टे हाथ पर रखी है तो सीधा कान मैंने अपने सीधी हथेली पर रख लिया। पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर और एड़ियाँ एक दूसरे की तरफ देखते हुए पैर सीधे, बिल्कुल घुटना नहीं मोड़ना है। कुछ देर बाद जब आपकी ब्रेथ नॉर्मल हो जाएगी तो आप करेंगे शलभासन। इस तरह से आप थोड़ी देर रहे। थोड़ी देर रहने के बाद जब ब्रेथ नॉर्मल लगी आपको, आप शलभासन के लिए रेडी हो गए। आपने अपने चिन को ग्राउंड पर रखा, हथेली आपने कमर के पास ली, आपने अपने टखनों को अनफोल्ड किया और अपने अंगूठों को सामने की तरफ फेस किया। अब अपनी हथेली को आप अपने पैर के नीचे, अपने थाई के नीचे लगाएंगे, श्वास भरेंगे और इस तरह से पैरों को ऊपर उठाएंगे। करीब 10 सेकंड तक आप इसको होल्ड रखेंगे। और फिर वापस सांस छोड़ते हुए नीचे। इसके आप 3 राउंड करेंगे। सेकेंड राउंड श्वास भरते हुए। देखिए श्वास मैंने भरी इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमर से मेरा शरीर पीछे की ओर जा रहा है और जब भी पीछे की तरफ यानी कि बैकवर्ड बेंडिंग होती है तो हमको श्वास भरनी होती है। और फिर मैंने श्वास छोड़ दी। 1 more लास्ट राउंड। श्वास भरते हुए शलभासन। ध्यान रहे आपकी चिन ग्राउंड पे ही रहेगी। और फिर श्वास छोड़ते हुए आपने मकरासन की स्थिति ले ली। पैरों में अगर होल्ड रखेंगे, रहेंगे। फिर ये हो जाने के बाद आप करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन करने के लिए आप इस तरह से जमीन पर लेटे हुए हैं, माथा आपने जमीन पर रखा हुआ है, हथेलियाँ आपकी कंधे से नीचे हल्की सी बाहर निकली हुई हैं और हथेलियाँ इस तरह से खुली हुई हैं, एड़ियाँ मिली हुई हैं। श्वास भरते हुए अपने शरीर को ऊपर उठाया, कंधे ढीले किए, ब्रेथ नॉर्मल की। करीब 10 से 15 सेकंड होल्ड करने के बाद आप वापस श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। ये आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बना रहा है। और शलभासन से हो ये रहा था कि आपके जो साइटिका की प्रॉब्लम थी वो जा रही थी और आपका जो ब्लड का फ्लो था वो ब्रेन की तरफ जा रहा था। अभी सांस भरते हुए वापस से आपने इसको किया, कंधे ढीले किए, एड़ियाँ मिला ली, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। करीब 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करेंगे। मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ।
फिर से श्वास भरी। अभी मैं इस तरह से ऊपर उठा और वज्रासन की स्थिति में मैं बैठ गया। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाने के बाद मैं करूँगा शशांक आसन, द चाइल्ड पोज। दोनों हाथों को ऊपर मैंने उठाया, शरीर को ऊपर ताना, कमर से मैंने अपने शरीर को नीचे धकेला। श्वास छोड़ते हुए हथेली मेरी आगे और मेरा नोज या आपका चिन या फिर आपका माथा, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप जमीन पर लगा देंगे। श्वास पूरी छूटी हुई, घुटने दोनों मिले हुए। ये जो आसन होता है वो नींद के लिए और तनाव के लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि कमर से आपका जो ब्लड का फ्लो है वो ग्रेविटी के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुंच रहा है। फिर जब इस आसन को 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड कर लेने के बाद श्वास करते हुए वापस आएंगे और हाथों को नीचे लेंगे। अभी हल्का हल्का हम अपनी स्पाइन को भी ट्विस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने पीछे की ओर देखा, श्वास छोड़ दी पूरी, फिर श्वास करते हुए बीच में आया, श्वास छोड़ते हुए मैंने दूसरी साइड देखा। इसमें हम मंडूक आसन भी कर सकते हैं। मंडूक आसन करने के लिए आपको अंगूठे को अपने उंगलियों के नीचे दबाना है। देखो, मंडूक आसन क्या करेगा कि डायबिटीज जैसे रोग सही करेगा वो। अब जो नींद ना आने की परेशानी है वो आपकी और भी चीज़ों से हो सकती है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको नींद में परेशानी देगा। ठीक है, कैसे देगा? क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो होता है बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उनकी जड़ होता है। अच्छा, तो कॉन्स्टिपेशन होता किस वजह से? हमारे गलत खान पीन की वजह से, गलत रहन सहन की वजह से। अगर हमने बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई थी, तुरंत ही हमने उस पर ठंडा या ठंडी आइसक्रीम खा ली। तो हुआ ये कि एकदम से जो जठराग्नि थी, जो हमारा गैस्ट्रिक फायर था, वो बुझ गया। बुझने से ये हुआ कि हमारा जो खाना पचना था वो पच नहीं पाया, बल्कि वो सड़ने लग गया, अंदर ही वो सड़ने लग गया। अब वो जो खाना पेट में पड़ा रह गया वो हमारे ब्लड के थ्रू हमारे वीन्स तक जाएगा, वीन्स पे बनाएगा वो कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल जब वो बनेगा तो आपको आगे चल के हार्ट की प्रॉब्लम होगी। अगर हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो आप सोएंगे कैसे? तब तो आपको फिर दिमाग ही खराब होगा, आपका स्ट्रेस ही आएगा आपको। मैंने शुरू में कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि वात अगर बढ़ जाएगा या पित्त अगर बढ़ जाएगा तो आपको नींद में इफेक्ट करेगा, मैंने बताया था। अच्छा, अगर वात बढ़ा है, ठीक है, तो इसको कम कैसे किया जाए वो उसको आप सुन लें। कोकोनट का जो ऑयल होता है उससे अपने पैरों के तले को मसाज करें। उसको हाथ में लेके आपका ये जो लोब होता है ईयर का नीचे वाला हिस्सा, उसको मसाज करें। 2-2 ड्रॉपलेट कोकोनट के ऑयल की अपने नॉस्ट्रिल में डाल लें और कान में डाल लें ड्रॉप पर से। ठीक है, अगर वो ना हो तो आप देसी गाय का घी भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अब अगर हमको पित्त को कंट्रोल करना है तो पित्त को कंट्रोल करने के लिए आप मसाले बिल्कुल कम कर दीजिए, हटा दीजिए, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और खाने को दोबारा मत उबालिए। मतलब ये कि जो हमारा खाना बनता है उसको 48 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में कहा जाता है, जो कि भगवत जी की कही हुई बात है। ठीक है, भागवत जी ने ये अपनी ग्रंथ में लिखी हुई है। अच्छा, एक तो ये हो गया। ठीक है, वात और पित्त के लिए मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी।
अब अपने रिचुअल्स को कैसे सही करेंगे आप वो समझ लीजिए। रात को सोने से पहले 3 घंटे पहले आप खाना खा लेंगे। खाना खाएंगे, हल्का खाना है एकदम, ठीक है। और खाने में आपको लेने अल्कलाइन रिच फूड, मतलब जिसमें एसिड की मात्रा कम हो, एल्कलाइन ज़्यादा हो। एल्कलाइन ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि आपका जो बॉडी का पीएच लेवल है वो बैलेंस होकर न्यूट्रल आ जाएगा, जिससे आपका जो खाना है वो जल्दी पच जाएगा। जो कि हमारे जो एल्कलाइन होता है वो हमारे जो लार होती है, हमारे मुंह पे सलाइवा जो बनता है उसमें भी होती है, तो वो हमारे खाने को पचाने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो एक बात तो थी ये कि 3 घंटे पहले, सोने से 3 घंटे पहले आपको खाना खा लेना है। उसके बाद आपको 1 घंटे पहले, सोने से 1 घंटे पहले तक आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ नहीं करनी है जिससे कि आपकी आंखों पे लाइट पड़े, और कमरे की लाइट कर देनी है डिम। होगा क्या कि अगर आंखों पे तेज रोशनी पड़ रही है या किसी भी प्रकार की लाइट आ रही है तो ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा, एक मैसेज जाएगा कि अभी दिन का समय है और अभी हमको सोना नहीं है, ठीक है। तो जो एक्टर वगैरह होते हैं, जो भी फिल्म मेकिंग में होते हैं, तो उनके सामने अगर कैमरा रखा हुआ है और लाइट आ रही है तो रात रात भर वो शूट करते हैं, उनकी नींद परेशान कर जाती है, उनको फिर दवाइयाँ लेनी पड़ जाती हैं। तो ये जो हमारे आंखों पे जो लाइट पड़ रही है तो उससे हमारे जो ब्रेन के अंदर कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा। कॉर्टिसोल लेवल अगर बढ़ा तो हमको नींद नहीं आएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि आप 1 घंटे पहले सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद कर देंगे और कमरे की लाइट को कर देंगे डिम, उससे नींद आएगी बढ़िया। अब ये कर लेने के बाद आप करेंगे अपने पैरों को, अपने हाथों को, अपने फेस को धोएंगे। मतलब आपको अपने शरीर के 5 अंगों को स्नान कराना है, जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में रात्रि क्रिया में बोलते हैं, रात्रिचर्या में जिसको बोलते हैं कि 5 अंग स्नान कराना है। मतलब दोनों हाथ, दोनों पैर और फेस, इसको आपने धो लिया, अच्छे से पोंछ लिया। पोंछ लेने के बाद अपने पैरों के निचले तले, जैसे मैंने अभी बात कम करने के लिए आपको बताया था कि आप जो कोकोनट ऑयल है उसको लगाएंगे और अपने घुटने तक की मसाज करेंगे, अपने ईयर लोब की मसाज करेंगे। दो दो बूंद नॉस्ट्रिल में डाल लेंगे, 2 बूंद अपने कान में डाल लेंगे। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं जो आपको नींद की तरफ लेके जाएगी, बहुत अच्छी आपको नींद आएगी। ये कर लेने के बाद आप हल्का हल्का प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में आपको रात में कपालभाति या भस्त्रिका नहीं करना है, हल्का हल्का मैंने बोला, जैसे आप डीप यौगिक ब्रीदिंग कर सकते हैं। डीप यौगिक ब्रीदिंग में क्या होता है कि जब आप श्वास लेते हैं तो आपका जो पेट है वो हल्का सा बाहर आता है, चेस्ट फूलता है और कंधे थोड़े से ऊपर जाते हैं। मतलब आप अपने लंग्स का 70 से 80% आप यूज़ कर लेते हैं उसमें। 100% तो यूज़ करना बहुत मुश्किल बात पड़ जाती है। जो हम नॉर्मल में कर रहे हैं वो 25 से 30% हम अपने लंग्स का यूज़ कर रहे हैं। तो 70 से 80 अगर आप डीप यौगिक ब्रीथिंग करके करेंगे तो खुद ही समझ सकते हैं कि कितना बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जो एल्वियोलीज होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो एल्वियोलीज होते हैं, ब्रोंकाइज के बाद जो एल्वियोलीज होते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज होने में, इंटरचेंज होने में एक प्रॉपर समय मिल पाता है। इसीलिए डीप यौगिक ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको करेंगे। ये कर लेने के बाद आप बिस्तर पर लेट जाएंगे। अब बिस्तर पर लेटने के बाद आप सबसे पहले लेटेंगे लेफ़्ट साइड में, मतलब आप लेटेंगे बाई करवट लेंगे। बाई करवट लेने के बाद आप 10 काउंट में श्वास को लेंगे, 10 काउंट में श्वास को छोड़ेंगे। अगर इतना नहीं होता है तो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग श्वास को लंबा और अच्छा एक जैसे कह सकते हैं उसको आप रखेंगे। ऐसे नहीं कि आप जर्क लेते लेते आपकी जो सांस है वो जर्क लेते लेते आ रही है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करना है कि ये कॉटन का थ्रेड आपके नॉस्ट्रिल में अंदर गया और वो अंदर जाता गया और फिर उसी तरह से वो बाहर आया और वो टूटना नहीं। और जो आप 15 बार कर लेंगे। फिर आप लेट जाएंगे दाई करवट। पहले हम लेटे बाई करवट, फिर लेटे दाई करवट। सेम प्रोसेस हमने दाई करवट से किया। 2 हो गए।
तीसरा हम फिर न्यूट्रल बीच में लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे शवासन की स्थिति में। यही काम हमको उसमें भी करना है, मतलब 3 टाइप हो गए। ये ख़त्म हो जाने के बाद आपको कुछ ऐसी चीज़ें विजुलाइज करनी है जो आपके ब्रेन को सूथिंग दे, मतलब आपको काम करे, आपको थोड़ा सा नॉरिश करे। जैसे गिरता हुआ झरना, आँख बंद है, आप इस तरह की इमेजिनेशन कर सकते हैं कि झरना गिर रहा है, ठीक है, हवा चल रही है, आप पहाड़ पर कहीं घूम रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें, जैसे गंगा नदी का पानी बह रहा है, ऋषिकेश के एक तट पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को आप विजुलाइज करेंगे तो आप कब नींद में पहुंच जाएंगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। नींद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम मुंडोक उपनिषद के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वहाँ पे 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और निष्पत्त अवस्था। इसी को हम ओमकार से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जागृत अवस्था जो कि अकार, फिर उकार के लिए जैसा हम जानते हैं ओमकार 3 लेटर से मिला है, अकार, उकार और मकार। तो अकार के लिए जागृत अवस्था, उकार के लिए स्वप्न अवस्था जिसमें हमको स्वप्न आते हैं, जिसमें हम कुछ ना कुछ विजुलाइज करते रहते हैं रात भर, ठीक है। उसके बाद आती है सुषुप्त अवस्था जिसमें हमको सुबह तक कोई होश नहीं रहता, सुबह उठते हैं तब हमको ये मालूम पड़ता है कि हम रात भर सोए थे, ठीक है। उससे बीच का गैप कहाँ थे, हम क्या कर रहे थे, कुछ हमको होश नहीं रहता। ये होती है मकार की स्थिति, ठीक है। उसके आगे आता है अमात्रा, जैसे ओम के ऊपर एक साइन होता है जिसमें अर्धचंद्र होता है, उस पर एक बिंदु होती है, उसको बोलते हैं निष्पत्त अवस्था, जिसमें आपको ये शरीर के होने का भी एहसास नहीं रह जाता, जिसको समाधि भाव कहते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ओमकार का अगर आप उच्चारण करेंगे डेली तो वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा, कितना आपको अच्छा करेगा वो। तो इसका आप उच्चारण डेली करेंगे तो होगा यही कि आपके ब्रेन को कुछ सिग्नल्स पहुंचेंगे, जो आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो एक्टिवेट होने लग जाएंगे। तो इसको करने का ये जो तरीका है वो 3 तरह से होता है। अगर आप आ की ध्वनि को ज़्यादा खींचे, ऊ की ध्वनि को ज़्यादा खींचे या माँ की ध्वनि को ज़्यादा खींचे, जैसे ठीक है, किसी ने खींचा तो आप है तो आपके जो नाभि का पोर्शन है उस पर वाइब्रेशन आया, ऊ पे आपके चेस्ट पे आया, जब आपने माँ का उच्चारण किया आपके गले से ऊपर पूरा वाइब्रेशन आया। तो ये जो वाइब्रेशन आपको चाहिए वो गले से ऊपर चाहिए, इसलिए आप माँ का उच्चारण ज़्यादा करेंगे। अब वो कैसे होगा, एक गहरी श्वास लेंगे, किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में आप बैठ जाएंगे, उसके बाद एक गहरी श्वास लेंगे, तो इस तरह से आप माँ को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा खींचने की कोशिश आप करेंगे, ठीक है। तो आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनको एक सिग्नल पहुंचेगा जिससे आपका स्ट्रेस रिलीफ होगा, दूसरा आपको नींद अच्छी आएगी। इसको करने के बाद आप कर सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी में क्या करते हैं, आप अपने इंडेक्स फिंगर को माथे पर रखते हैं, आप अपनी दोनों फिंगर, ये जो आपकी मिडल फिंगर है और रिंग फिंगर है, इसको आप अपने आँख के ये जो हड्डी होती है इधर रखने हैं, आँख पे आपको प्रेशर नहीं देना है, और लिटिल फिंगर को आप अपने नोज़ के पास रखेंगे। आपका ये जो अंगूठा है वो ये पोर्शन को, कान के पोर्शन को बंद कर लेगा। दोनों साइड करने के बाद गहरी श्वास लेंगे, तो इस तरह से आप करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सिर्फ उच्चारण करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, उससे जो वाइब्रेशन बन रहे हैं उनकी तरफ अपनी अवेयरनेस को ले जाना ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप जहाँ पे भी अपनी अवेयरनेस लेके जाएंगे वहाँ पे आपकी सारी एनर्जी कंसंट्रेट हो जाएगी। इसलिए आप अगर आप अपने वाइब्रेशंस पे एनर्जी को लेके जाएंगे तो वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। अगर आप उनको पकड़ लेते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी।
तो ये थी कुछ बातें अकार उकार मकार मतलब ओमकार के बारे में और भ्रामरी के बारे में। तो इसको कितना कितना करें, इसको आप आराम से जितना आपसे हो सके उतना करिए, इसके कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं। हाँ, लेकिन भ्रामरी करते समय कई लोगों को क्या होता है कि चक्कर आने लग जाते हैं, क्योंकि हीटिंग एलिमेंट इससे बढ़ता है। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट अगर बढ़ेगा, आपको अगर चक्कर आने लग जाए, तो आप तुरंत दूसरा काम करिए। क्या करेंगे कि आप शीतली का अभ्यास करेंगे 30 राउंड। कैसे शीतली? क्या शीतली मतलब आप अपनी जीभ को कर्ल कर लेंगे। कैसे? अपने मुंह से जीभ कर्ल करने के बाद अपने मुंह से श्वास को अंदर लेंगे। श्वास अंदर लेने के बाद शुरू में आप कोई बंद नहीं लगाएंगे, कोई ब्रेथ को होल्ड नहीं करेंगे, अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को छोड़ देंगे। ठीक है, ये आप करेंगे। अगर आपसे ये नहीं होता है, क्योंकि कई लोगों की जीभ कर्ल नहीं होती है, तो आप क्या करेंगे, दांतों से करेंगे, जिसको हम शीतकारी कहते हैं। शीतकारी मतलब तो जिस तरह से आप इसमें ज़्यादा आप बढ़ते चले जाएंगे, आप इसको और अच्छा करते चले जाएंगे, तो उसके बाद आप बंद लगाने लग जाएंगे। देखिए, बंद शुरू में लगवा देते हैं कई लोग, लेकिन वो लगाना गलत है। जब तक आपकी अगर नाड़ी की शुद्धि नहीं होगी, अगर आपकी जो नाड़ी की शुद्धि नहीं होगी, हमारे अंदर 72,000 नाड़ी हैं जैसे कि हम जानते हैं किसी भी ग्रंथ के अकॉर्डिंग, लेकिन शिव जी ने जो ग्रंथ दिया उसके अकॉर्डिंग 3.5 लाख नाड़ियाँ हैं, जिसमें 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सबसे इम्पोर्टेंट कही जाती है। ईड़ा मतलब लेफ्ट, पिंगला मतलब राइट, और सुषुम्ना मतलब जो हमारे मूलाधार से निकली और हमारे ऊपर की ओर बढ़ी आज्ञा चक्र तक। ठीक है, और उसके ऊर सहस्त्र चक्र तक। तो ईड़ा जैसे मैंने बोला लेफ्ट नॉस्ट्रल, तो इसको आपको क्लीन करना है। पिंगला नॉस्ट्रल जो आपकी राइट नॉस्ट्रल है उसको क्लीन करना है। तो नाड़ियों को शुद्ध करना पड़ेगा आपको, और नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए होता है नाड़ी शोधन। शोधन मतलब हो गया शुद्ध करना, और नाड़ी जैसा मैंने बताया, तो नाड़ी को शुद्ध करना नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है, जिसको हम दूसरे नाम से अनुलोम विलोम भी कहते हैं। अनुलोम विलोम को आप इस तरह से नासिका मुद्रा बनाएंगे, हाथ को इस तरह से रखेंगे, अपने राइट नॉस्ट्रल को अंगूठे से बंद करेंगे, लेफ्ट से आप 5 काउंट में इनहेल करेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करेंगे, 10 काउंट में आप राइट से एक्सहेल करेंगे। फिर 5 काउंट में राइट से इनहेल करेंगे, और फिर 10 काउंट में लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे। तो ये था एक कंप्लीट राउंड नाड़ी शोधन प्राणायाम, मतलब जिसका मतलब होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम का। तो आपने लेफ्ट से हमेशा शुरू की, हमेशा लेफ्ट से शुरू करेंगे। लेफ्ट से शुरू करी, राइट से निकाल दी, राइट से निकाली, राइट से भरी, लेफ्ट से निकाल दी। दोबारा बता देता हूँ, लेफ्ट से भरी, राइट से छोड़ी, राइट से भरी, लेफ्ट से छोड़ी। तो ये हुआ एक कंप्लीट राउंड नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम मतलब होता है उल्टा पुल्टा। पहले हमने ऐसे लिया तो उल्टा, फिर उसका उल्टा कर दिया तो उल्टा पुल्टा, इसीलिए इसको बोला जाता है अनुलोम विलोम। ठीक है, प्राणायाम। अगर आप मॉर्निंग के टाइम में कर रहे हैं तो आप कपालभाति भी कर सकते हैं, ठीक है, आप भस्त्रिका भी कर सकते हैं, लेकिन इवनिंग के टाइम पे आपको बहुत ही हल्के फुल्के तो आसन करने हैं, और बहुत ज़्यादा आपको काम नहीं करना है। काम से मेरे को याद आया कि मतलब नहीं होने के, नींद ना आने के और क्या कारण हो सकते हैं, कि अगर आप दिन में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपको नींद डिस्टर्ब होगी। अगर आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी नींद बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो आपको समता का भाव रखना है हर चीज़ में, ना बहुत ज़्यादा काम करना है, ना ऐसा कि आप बिल्कुल निठल्ले पड़े हुए हैं, एकदम आलसी से पड़े हुए हैं, तो वो चीज़ें भी गलत हो जाती हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें। अभी टाइम होने वाला है, जैसे हो ही चुका है,
मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम वृक्षासन का अभ्यास भी कर सकते हैं और ताड़ासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो जो ब्रेन की तरफ फ्लो होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, इस तरह से समस्थिति में आना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, हथेलियाँ कंधे के समांतर आ जाएंगी, हथेली की डायरेक्शन ऊपर। फिर श्वास भरते हुए इस तरह से आपने दोनों को लॉक अपने शोल्डर को और फिर हथेलियों को पूरा ऊपर तक ले जाने की कोशिश। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए वापस ऊपर, ऊपर उठाते गए जितना आपसे संभव हो सके उतना, और फिर वापस नीचे, ठीक है। जब आएंगे वापस तो हथेलियों को अनफोल्ड करेंगे और जिस तरह से हम गए थे उसी तरह से वापस आ जाएंगे। तो ये था ताड़ासन। उसके बाद होता है वृक्षासन में आपको करना है इस तरह से कि आप अपने पैर के निचले तले को अपने इनर थाई पे लगा लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से अंजलि मुद्रा बना सकते हैं और चाहें तो अपने हाथों को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये होगा वृक्षासन। अच्छा, वृक्षासन में क्यों करवा रहा हूँ? वृक्षासन में इसलिए करवा रहा हूँ, जब आप वृक्षासन कर रहे थे तो आपने किसी एक पॉइंट की तरफ कंसंट्रेट कर दिया अपने मन को। जब आपने अपने मन को किसी एक पॉइंट की तरफ कंसंट्रेट कर दिया तो आपका जो चित्त था, जो आपका ब्रेन था, आपका जो मन था, वो शांत होने लग जाता है। हमारे को योग में क्या करना है? योग चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब जो चित्त है हमारा, जो मन है, उसकी वृत्तियाँ जो फ्लक्चुएशन आ रहे हैं उसको निरोध कर देना ही योग है। जैसा हम जानते हैं पतंजलि योग सूत्र का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड श्लोक यही बोलता है कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, ठीक है। तो हमें अपनी चित्त की वृत्तियों को शांत करना है। कई लोग बोलते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता, ध्यान लगता नहीं है, कभी नहीं लगेगा, ध्यान लगता ही नहीं है। ध्यान अपने आप लग जाता है, ध्यान लगाया नहीं जाता। कोई अगर ये बोले कि मैं ध्यान कैसे लगाऊं, तो नहीं लगा सकते, ध्यान अपने आप लगेगा। आप जो लगाएंगे वो होगी धारणा। पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग किए गए, अष्टांग योग में जो 6th लिम्ब है वो बोला धारणा, ठीक है। तो धारणा की जब सिद्धि हो जाएगी तो ध्यान लग जाएगा। धारणा मतलब क्या? देश बंध चित्तस्य धारणम। अब ये क्या है देश बंध चित्तस्य धारणम? क्या है? देखो, देश मतलब कोई भी स्थान हो गया, स्थान चाहे वो बाहर हो सकता है, चाहे वो हमारे मन के अंदर हो सकता है, ठीक है। देश, बंध मतलब बांध लेना, चित्त मतलब हमारे मन को, वही धारणा। तो किसी एक स्थान पर अपने मन को बांध लेना। अगर हम बाहर की तरफ किसी पॉइंट पर कंसंट्रेट कर रहे हैं या अंदर की तरफ किसी पॉइंट पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? धारणा हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल वहाँ से आपका ध्यान, धारणा आपकी हटेगी नहीं, तो उसको बोलते हैं ध्यान। तो ध्यान लगाया नहीं जाता, अपने आप लग जाता है, ये चीज़ होती है। अगर आप शिव जी के ग्रंथ जिसको भैरव बाबा ने लिख दिया था, उनके जो क्या कहते हैं डिसाइपल्स थे, उनके जो डिसाइपल थे, शिव जी के जो डिसाइपल थे, उन्होंने लिख दिया था, जिसको बोला गया विज्ञान भैरव तंत्र। उसमें 300 से ज़्यादा टेक्निक दी गई हैं उसकी ध्यान लगाने की, ठीक है। तो ये था कुछ नींद से रिलेटेड बात। अभी हम सेशन को एंड करेंगे, तो वापस से किसी भी सुखासन में बैठ जाएंगे, किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाएंगे, पीठ सीधी कर लेंगे, कंधे ढीले कर लेंगे, हाथों को जोड़ लेंगे, गहरी सांस लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय धीरे से अपनी आँखों को खोल लेंगे, हथेलियों को घुटने पर रखेंगे।
मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, टाइम की कमी थी इसलिए मैं काफ़ी चीज़ें और बताना चाहता था, नहीं बता पाया। बाकी फिर कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। नमस्ते।